आज का चैप्टर है दोस्तों, दुराशय से आप क्या समझते हैं, दुराशय का सिद्धांत भारतीय न्याय संहिता में कहाँ तक लागू है। तो दुराशय से आप क्या समझते हैं। देखिए, दुराशय का आशय होता है दोस्तों दूर का आशय। किसी कार्य को करने के पीछे कोई एक आशय होता है। अगर उस कार्य को करने का आशय बुरा है, अपराध करने का है, तो उसी को मेंस रिया कहते हैं। उसी को कोक महोदय ने एक सूत्र में पुरोया है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया, अर्थात द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस विद गिल्टी इंटेंट, अर्थात केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न हो। इसी को मेंस रिया कहते हैं। यानी एक्टम रियम और मेंस रिया दोनों का साथ साथ होना आवश्यक है। और इसी को फाउलर वर्सेस एक पैजेट का महत्वपूर्ण केस है, उसमें कहा गया कि आशय और कार्य का संगामी होना आवश्यक है, साथ साथ होना आवश्यक है। लेकिन प्रश्न ये उठता है दोस्तों अगला कि ये जो दुराशय का सिद्धांत है भारतीय न्याय संहिता में भी लागू है। अब दो बातें हैं, भारतीय न्याय संहिता का अगर हम शाब्दिक निर्वचन करें तो शाब्दिक निर्वचन में हम पाएंगे कि कहीं भी दुराशय सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है भारतीय न्याय संहिता में। तो इससे तो ये स्पष्ट होता है कि भारतीय न्याय संहिता में दुराशय सिद्धांत लागू नहीं है। लेकिन आप जानते हैं किसी भी अधिनियम को निर्वचन का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है स्वर्णिम निर्वचन, उसकी आत्मा का आधार निर्वचन। तो अगर हम भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे तो कुछ शब्द है स्वेच्छापूर्वक, बेईमानी पूर्वक, ये सब शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये सब दुराशय के ही रूप हैं। अगर हम शाब्दिक निर्वचन छोड़ करके स्वर्णिम निर्वचन करते हैं तो हम पाएंगे कि भारतीय न्याय संहिता में भी दुराशय सिद्धांत लागू है। ये अलग बात है, कहीं सकारात्मक रूप से लागू है, कहीं नकारात्मक रूप से लागू है, कहीं कठोर दायित्व के रूप में लागू है, लेकिन लागू है। तो क्या भारतीय न्याय संहिता में ही लागू है? कोई भी अधिनियम हो, कोई भी दंड को परिभाषित करने वाली विधि हो, उसमें लागू होता है। क्या लागू होता है? मेंस रिया का नियम। और यही बात सिराज बनाम डी रुडजन और एक केस है होप्स बनाम विंचेस्टर कॉर्पोरेशन में स्पष्ट किया गया है। होप्स बनाम विंचेस्टर कॉर्पोरेशन में न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति जो कैनेडी थे, न्यायाधीश कैनेडी, उन्होंने शाब्दिक निर्वचन की बात कही थी। कहा कि शाब्दिक निर्वचन करना चाहिए किसी भी अधिनियम का, अगर उसमें स्पष्ट रूप से व्याख्या है, स्पष्ट रूप से दुराशय लिखा हुआ है तो मानना चाहिए, नहीं लिखा है तो नहीं मानना चाहिए। लेकिन इस पर ये जो महत्वपूर्ण केस है सिराज बनाम डी रुडजन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो बात कही गई वही आगे चल कर के आर बनाम प्रिंस, आर बनाम प्रेस्वी, और वही बात आप देखेंगे तो आगे चल कर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, किस मामले में? महाराष्ट्र राज्य एवं एमेजाज और नाथूलाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, इसमें कहा गया। क्या बात कहा गया था सिराज बनाम डी रुडजन में? सिराज बनाम डी रुडजन में न्यायाधीश थे, आप देखेंगे ये न्यायाधीश हैं राइट, ये न्यायाधीश राइट हैं। ये इन्होंने कहा कि हर अधिनियम की हमको व्याख्या इस तरीके से करनी चाहिए कि आत्मा का आधार व्याख्या करनी चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिनियम में मनस्थिति अंतर्निहित है जब तक इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। और यही बात आर बनाम प्रिंस, आर बनाम प्रेस्वी में कहा गया। और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा था ये गुजरात राज्य वर्सेस आचार्य नरेंद्र प्रसाद जी पांडे। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपराधिक विधि जो है उसको पढ़ते वक्त हमको इस अखंडनीय उदाहरण के साथ पढ़ना चाहिए कि उसमें मेंस रिया के तत्व हैं। कभी तो ये मानना ही नहीं चाहिए कि मेंस रिया नहीं है। तो आपने देखा कि भारतीय न्याय संहिता में मेंस रिया क्या होता है और भारतीय न्याय संहिता में मेंस रिया कहाँ तक लागू है। शाब्दिक निर्वचन के अनुसार, स्वर्णिम निर्वचन के अनुसार, सकारात्मक से नकारात्मक से कैसे लागू है, ये आपने देखा। तो आगे दोस्तों अगला चैप्टर देखेंगे। नमस्कार।